आज फ्यूचर परफेक्ट के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। फिर आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आमने सामने हैं और देखें कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट के डिफरेंट हेड्स यानी 6 हेड्स की चर्चा हो रही है और तमाम हेड्स पर एक क्लैरिटी रखें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैक्सिमम वही करेगा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर रहा है। इसलिए पूरी संजीदगी के साथ इस चर्चा में आप भाग लीजिए, सुनिए और फिर कंसेप्ट को क्लियर करिए। देखिए, इसमें जो पहला हमारा हेड होता है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है हमारा मेन वर्ब, चौथा है हमारा आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम हिंदी से भी आइडेंटिफाई करते हैं और इंग्लिश से भी करते हैं। पांचवा है हमारा स्ट्रक्चर, मीन्स ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस पैटर्न, और छठा है हमारा एग्जाम्पल्स। इन्हीं 6 हेड्स में हम हर टेंस की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ये 11वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी चर्चा में हम सब भाग ले रहे हैं। अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने कहा है कि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल रेलिवेंट डिस्कशन होना चाहिए। 1-2 पंक्तियों की बात होती है, उसको समझ लीजिए। ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो ऐसे कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर में यानी भविष्य में किसी निश्चित समय तक हो चुके रहेंगे या हो चुकेंगे। फिर दोहरा देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम ऐसे कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुके रहेंगे। इसका जब बोध कराए या ऐसे भाव का या ऐसे सिचुएशन का जो बोध कराए, उसी को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद बारी है, अब इसको जरा देखिए, 1-2 एग्जाम्पल से भी हम लोग इसको और क्लियर कर लें। इंट्रोडक्शन में मैं 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसको थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, इस पर सवाल बहुत आते रहते हैं स्टूडेंट्स के। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जैसे प्रेजेंट को 4 हिस्सों में बांटा गया है, वैसे पास्ट को भी बांटा गया है। छोटे छोटे खंड हैं समय के, जिसको लेके चलता है हमारा प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। अब फ्यूचर में पास्ट की बात समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर में पास्ट की बात इसमें निहित है। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी की बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने कर दी। फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना है तो उसको भी मैंने व्यक्त कर दिया सिंपल फ्यूचर से। यहां जो चर्चा हो रही है उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक हो चुके रहेंगे, पूर्ण हो चुके रहेंगे। अब उस भाव को जैसे देखिए, मैं कहता हूं she will have read all the books before the examination begins. She will have read all the books. वह सारी किताबें पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुकी रहेगी इम्तिहान प्रारंभ होने के पहले, या इम्तिहान प्रारंभ होता है उसके पहले वो सारी किताबें पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुकी रहेगी या पढ़ चुकेगी। फिर जैसे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। देखिए, याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर किया था हमारा, वहां था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस और दूसरा क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस। वहां भी 2 घटनाओं की बात है। फ्यूचर परफेक्ट में भी 2 घटनाओं की बात है, और फ्यूचर का जो एक्शन है वो तो अभी हो नहीं रहा है। फ्यूचर और पास्ट का एक्शन तो कुछ उस समय नहीं होता जिसमें बातें होती। पास्ट का एक्शन वो तमाम हो चुका है,
केवल बातें हो रही हैं। फ्यूचर के कोई भी एक्शन, चाहे वो सिंपल फ्यूचर का हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, कोई भी एक्शन अभी नहीं हो रहा है। ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें एक इस पंक्ति के द्वारा हम एक सूचना दे सकते हैं, क्योंकि घटनाएं तो फ्यूचर में घटने वाली हैं, अभी घटी नहीं है, वजूद में नहीं है वो घटनाएं, सब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो वहां हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट का एक पेयर तैयार किया था। जो घटना पहले घटी उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो घटना उसके बाद घटी उसके लिए हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया था। यहां भी थोड़ा समझ लीजिए, यहां भी दो घटनाएं घट रही हैं फ्यूचर के पास्ट में। तो मैं यहां कह रहा हूं द पेशेंट विल हैव डाइड, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस पैटर्न में आपके सामने रख रहा हूं। अब बिफोर द डॉक्टर कम्स, वहां था केम, यहां है कम्स। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। बस इतना भर अगर आपके दिमाग में है, फिर इसमें सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। अब बारी बारी से एक एक चीज की चर्चा मैं कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसका है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव और विल हैव। एक बात और देख लीजिए, ये कंपाउंड जो तैयार होता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें शैल हैज या विल हैज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो शी विल हैज या ही विल हैज कर देते हैं, उनको पता है सी और ही के साथ हैज लगता है। लेकिन मित्रों, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि विल हैज करके कोई भी कंपाउंड का कॉम्बिनेशन ग्रामर ने तैयार नहीं किया है। वो चाहे किसी भी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो आप, वहां विल हैव ही होगा। इसे भी ध्यान में रखना है। अब यहां देखिए, शैल हैव और विल हैव हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है। हमारा जो मेन वर्ब है वो है V3। हम जब कभी इस टेंस में इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, उसमें V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब आएगा तो V3 का, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। फिर यहां अब आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, तो इसको देखिए, हिंदी में अगर ऐसा आपको दिखे, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगे, चुका होगा, चुकी होगी। जैसे मैं खा चुका हूंगा, हम लोग खा चुके होंगे, तुम खा चुके होगे, वह खा चुका होगा, वह खा चुकी होगी। अब जैसे राइट का मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैं लिख चुका हूंगा, हम लोग लिख चुके होंगे, तुम लिख चुके होगे, वह लिख चुका होगा और वह लिख चुकी होगी। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, अगर ऐसी चीजें आपको दिखाई दें हिंदी में, तो आप उसको समझ लीजिए कि यह टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। और जब इतनी जानकारी आपकी हो गई, तो हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका काम, अब आगे का काम आसान होता जा रहा है। फिर इंग्लिश के द्वारा भी बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। तो यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3, अगर इस फॉर्मेट में आपको सेंटेंस मिल जाएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। अगर वो सेकंड पर्सन में है तो तब भी वो तब सेकंड में ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव हो जाएगा। थर्ड पर्सन का कोई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ लेगा यही हेल्पिंग वर्ब विल हैव। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में शैल हैव, बाकी सब जगहों पर हम विल हैव लगाने के अधिकारी हैं। ये हो गया। उसके बाद किसी भी वर्ब का जो जिसका भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस वर्ब का V3 यहां डाल दीजिए। यहां तक का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस तो यहां निश्चित हो गया है, हम यहां से हट नहीं सकते। केवल उसको कैसे वर्ड्स में हम चेंज करेंगे, है ना, वर्ड्स में मैं आके आपको बता रहा हूं। अब देखिए, वही जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना, पैटर्न बना, उसी पैटर्न को शब्दों में मैं ढाल रहा हूं यहां। अब यहां है, आई शैल हैव रिटन, वी शैल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, you will have written, he will have written, she will have written, Mohan will have written, they will have written। सब्जेक्ट आया, shall have आया फर्स्ट पर्सन में, और बाकी सब जगह पर will have आ गया।
ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। हिंदी भी हो गई, मैं लिख चुका हूँगा, हम लोग लिख चुके होंगे, तुम लिख चुके होगे, तुम लोग लिख चुके होगे, वह लिख चुका होगा, वह लिख चुकी होगी, मोहन लिख चुका होगा और वे लोग लिख चुके होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो अफर्मेटिव हमारा काम समाप्त हो गया अफर्मेटिव का। अब हम चलेंगे नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव में आप देखिए क्या है, नेगेटिव में ये है कि हम सवाल ये उठता है कि हाँ हम नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया है आपको कि नेगेटिव में जब आपको इस्तेमाल करना है नॉट को, तो अगर एक है हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ लगा दीजिए, अगर दो है तो भी पहले वाला जो कंपाउंड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले वाले में लगेगा। तीन भी, जैसे इसके बाद वाले टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने खड़े होंगे तो वहां भी हम पहले वाला में ही नॉट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो नॉट लग रहा है यहाँ, इसको कैसे होगा देखिए। तो अगर हम अलग अलग करेंगे तो देखिए, आई शैल नॉट हैव रिटन, वी शैल नॉट हैव रिटन, यू विल नॉट हैव रिटन, यू विल नॉट हैव रिटन, ही विल नॉट हैव रिटन, शी विल नॉट हैव रिटन, मोहन विल नॉट हैव रिटन, दे विल नॉट हैव रिटन। फिर अगर हम इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई शांट हैव रिटन, वी शांट हैव रिटन, यू वोंट हैव रिटन, यू वोंट हैव रिटन, ही वोंट हैव रिटन, शी वोंट हैव रिटन, मोहन वोंट हैव रिटन, दे वोंट हैव रिटन। तो इस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव तक की चर्चा कर ली। अब नेगेटिव की चर्चा करने के बाद आपको देखना है कि इंटरोगेटिव में क्या होगा। तो फिर पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर ले आइए। शैल आई हैव रिटन, शैल वी हैव रिटन, विल यू हैव रिटन, विल यू हैव रिटन, विल ही हैव रिटन, विल शी हैव रिटन, विल मोहन हैव रिटन, विल दे हैव रिटन। ये हमारा इंटरोगेटिव हो। क्या मैं लिख चुका हूँगा, क्या हम लोग लिख चुके होंगे, क्या तुम लिख चुके होगे, क्या वह लिख चुका होगा, क्या वे लोग लिख चुके होंगे, हो गया। अब फिर इसको अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्म में बदलना है तो फिर वही हम काम करेंगे कि इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब है इसका, उसको बाहर ले जाएंगे। अब वो देखिए क्या हो रहा है। शांट, शांट आई हैव रिटन, शांट वी हैव रिटन, ओंट यू हैव रिटन, ओंट यू हैव रिटन, ओंट ही हैव रिटन, ओंट शी हैव रिटन, ओंट मोहन हैव रिटन, ओंट दे हैव रिटन। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में काम करेंगे और हम शांट को या ओंट को अगर हम अलग करना चाहेंगे तो फिर वही प्रिकॉशन जो बार बार लेने को मैं आपको कहता हूं आपको यहां भी लेना है। और वो ये करना है कि जैसे अब शांट आई हैव रिटन, तो शांट को अलग करिएगा तो शैल आई नॉट हैव, मतलब शांट को बदल दीजिए, शैल नॉट में कन्वर्ट करिए, अलग अलग कर दीजिए, उसके बीच में सब्जेक्ट कर। तो शैल आई नॉट हैव रिटन, शैल वी नॉट हैव रिटन, विल यू नॉट हैव, मतलब विल और नॉट के बीच में सब्जेक्ट। विल यू नॉट हैव रिटन, विल ही नॉट हैव रिटन, विल सी नॉट हैव रिटन, विल और मोहन को देखिए यहाँ, जैसे यहाँ हमारे हैं उसी तरह से नाउन के साथ भी करेंगे। तो क्या करेंगे, विल नॉट को अलग किया तो विल अलग गया, मोहन बीच में, विल मोहन नॉट हैव रिटन। यहाँ क्या होगा, विल दे नॉट हैव रिटन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सब कुछ कर लिया। मैंने यहाँ एक नाउन इसलिए दिया है कि नाउन का मतलब कि जितने भी नाउन वर्ल्ड के हैं सिंगुलर या प्लूरल सब हमने यहाँ ले लिया, सबका इस्तेमाल बताता चल रहा हूँ आपको, ताकि नाउन पर फिर कोई प्रश्न आपका ना खड़ा हो जाए। इसलिए जानबूझकर एक नाउन मैंने ले लिया है कि नाउन के साथ भी स्ट्रक्चर हर टेंस में कैसे बदलता जा रहा है या क्या फर्क आता है। क्या ही सी से फर्क आता है, तो कुछ भी फर्क नहीं होता। तो ही सी के साथ जो ग्रामर करता है वही थर्ड पर्सन नाउन के साथ भी करता है। आपके अभ्यास के लिए मैंने शुरू से ही एक नाउन रख लिया है ताकि इसका सवाल ही आपके सामने पैदा ना हो। इस तरह से जब ये चीजें हो जाती हैं तो इसके बाद अब सवाल ये खत्म हो गया। हमने यहाँ सेंटेंस पैटर्न की भी बात कर दी। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके साथ एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल्स हमारा इसी टेंस पर आधारित हो रहा है, तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे। इसमें हमने हमेशा 10-12 सेंटेंस आपको दिया है, यहाँ भी मैं 10-12 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकिए कि कैसे यह ग्रामर लिटरेचर की तरफ कदम बढ़ाता है। क्योंकि अल्टीमेटली ग्रामर पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम पीस ऑफ राइटिंग की तरफ बढ़ें या फिर कुछ हम बोल सकें। ग्रामर कल्मिनेट करता है साहित्य में, भाषा साहित्य में परिणत होता है और साहित्य का ही आनंद अल्टीमेटली हम लेते रहते हैं पूरी जिंदगी। ग्रामर तो कुछ महीना या कुछ साल पढ़ते हैं और उसी का जो कल्मिनेशन होता है लिटरेचर में, उसी का प्लेजर हम पूरी जिंदगी लेते रहते हैं। मित्रों, मैंने बार बार कहा है कि ग्रामर पढ़ के केवल एग्जामिनेशन का काम न लीजिए।
ग्रामर पढ़ के पूरे जीवन का काम लीजिए, क्योंकि पूरे जीवन में ये ग्रामर अपना जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो लेवल है लैंग्वेज का, अगर वहाँ तक आप अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उस ग्रामर से साहित्य में पूरे जीवन, अगर आप फिलोसफी की किताबें पढ़िए, लॉ की किताबें पढ़िए, अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़िए, जो भी किताब आपको पढ़ना हो, जिस क्षेत्र में जाना हो, ग्रामर आपको मदद करता रहता है पूरी ज़िंदगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स की, और चर्चा में देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि क्या तुम बोल चुके होगे, विल यू हैव स्पोकन। तुमने क्या बोला हो, तुमने क्या बोला होगा, या तुम क्या बोल चुके होगे। तुम बोल चुके होगे या क्या बोला होगा, एक ही मामला है, उसमें कोई अलग नहीं है। ज़्यादा हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या तुमने बोला होगा, या क्या तुमने बोला होगा, विल यू हैव स्पोकन। तुमने क्या बोला होगा, व्हाट विल यू हैव स्पोकन। तुमने कहाँ बोला होगा, वेयर विल यू हैव स्पोकन। उसके बाद तुमने किसके विषय में बोला होगा, अबाउट whom विल यू हैव स्पोकन। तुमने किसके खिलाफ बोला होगा, अगेंस्ट whom विल यू हैव स्पोकन। फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाइए तो हम कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला होगा, आई नो व्हाट यू विल हैव स्पोकन। फिर हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि तुमने कहाँ बोला होगा, तो आई डोंट नो वेयर यू विल हैव स्पोकन। वेयर के बाद फिर सब्जेक्ट, वही नियम शुरू से जो अभी तक आ रहा है, कोई नियम में बदलाव नहीं है। फिर आगे चल के हम कहते हैं कि क्या तुम जानते हो, ठीक से सुनिएगा हिंदी, क्या तुम जानते हो कि मैंने किसके विषय में बोला होगा, तो डू यू नो अबाउट whom आई शैल हैव स्पोकन। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने किसके खिलाफ बोला होगा, तो डोंट यू नो अगेंस्ट whom आई शैल हैव स्पोकन। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैंने बोला होगा, की के साथ एक वाक्य दे रहा हूं, क्या तुम जानते हो कि मैंने बोला होगा। हिंदी हो गई, अंग्रेजी देखिए कि डू यू नो दैट आई शैल हैव स्पोकन। दैट, चूंकि की के बाद यहां कब, क्यों, कहां, कैसे कोई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहां हम दैट लगाएंगे। फिर आगे चलिए, हम कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैंने कब और कहां बोला होगा, डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई शैल हैव स्पोकन। या क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला होगा, तो अंग्रेजी हो जाती है कि डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई शैल हैव स्पोकन। इन्हीं 10-12 वाक्यों के साथ मैं इस फ्यूचर परफेक्ट की चर्चा इस वीडियो लेक्चर में यहां समाप्त कर रहा हूं मित्रों।